तुम लोग को कल बताया था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना। हमने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के बारे में 2 पॉइंट्स कवर किए, राइट। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया, अगर आपने रख लिया और आपने अगर प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट तक उसको जमा नहीं किया तो वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, ठीक है ना। तो वो वाला पॉइंट लिखो, एनी सम received by employer, any sum received by employer from employee as contribution to PF। पीएफ मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है, अगर याद ना रहे तो फुल फॉर्म लिखना, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दूसरा सुपर एनुएशन, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ऐसे किसी भी फंड के लिए आपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिया है, ठीक है। क्या लिखा है, एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एनुएशन, ईएसआई एक्सेट्रा has to be deposited by employer, up to due date of such fund, otherwise it will be treated as PGBP income of employer, PGBP income of employer, ठीक है। हर फंड की ड्यू डेट अलग अलग होगी, वो देखकर उसके हिसाब से, है ना। जैसे कि पीएफ की ड्यू डेट होती है, जिस महीने आपने पीएफ कलेक्ट किया है उसके नेक्स्ट मंथ की 15th तारीख, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो नोट, पीएफ ड्यू डेट इज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ की 15th तक आपको वो पैसा जमा करना है पीएफ अकाउंट में। अगर आपने नहीं किया तो वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला पूरा केस समझ में आ गया, है ना। 3 पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। चलो अब बेटा, जब मैंने डेप्रिसिएशन भी पढ़ाया था तो उसमें अपन ने देखा था कि प्लांट एंड मशीनरी से लाइफ स्टॉक को एक्सक्लूड किया गया है। तब मैंने बताया भी था कि एनिमल से रिलेटेड अलग जगह पॉइंट लिखा हुआ है, वो बता दूंगी मैं, ठीक है। तो 36 में 7th पॉइंट है एनिमल्स के बारे में। देखो, एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस, हाँ बेटा, एनिमल्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अदर देन, हाँ बेटा, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। मतलब अगर जानवर स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर यहाँ पे नहीं कवर होगा। अगर आप एनिमल्स को यूज कर रहे हो बिजनेस में, ठीक है, जैसे कौन कौन से बिजनेसेस में एनिमल्स यूज हो सकते हैं, डेयरी में, ठीक है, और कहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हो, है ना। अब एनिमल्स का स्टॉक इन ट्रेड में भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचते हैं ना,
वो ब्रीडिंग करवा के, खासकर डॉग्स की ब्रीडिंग होती है, उनको बेचा जाता है, ठीक है। फिश तो है ही, बर्ड्स भी हैं। हाँ, नहीं, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड बोला ना। अगर एनिमल्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है तो नहीं आएगा यहाँ पर, वरना अगर आप उनको यूज कर रहे हो बिजनेस में तो फिर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेटा लिखो, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच deduction is allowed in the year in which such animal died. हाँ, मतलब जिस साल जानवर खरीदा है उस साल डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ बुरा है ये बहुत, ठीक है। मुझे पढ़ते टाइम भी बहुत बुरा लगता था ये वाला पॉइंट, ठीक है। और बिकम परमानेंटली यूजलेस, और बिकम परमानेंटली यूजलेस, बिजनेस के लिए यूजलेस, ठीक है। तो उसी साल आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिख लो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन is equals to cost of animal minus scrap value। अब एनिमल की स्क्रैप वैल्यू यार तुम लोग मजाक कर रहे हो, इतना गंदा सेक्शन है ये। क्या होता है, वो जो एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, कारकेस बोलते हैं उसको, उसको बेच देते हैं लोग, ठीक है। तो वो जो रिकवर हुआ उसको माइनस करना है, समझ में आया? yes. अच्छा, इसमें पता है फाइनल में हम लोगों को एक केस पढ़ाते थे कि जैसे आप कोई जानवर आपने पाला हुआ है, बिजनेस में आप यूज करते हैं, जैसे डेयरी है मान लो, ठीक है। अब गाय है और बछड़ा हुआ, तो बछड़ा भी तो एनिमल यूज इन बिजनेस होगा ना, ठीक है। तो अब वो बछड़े के कॉस्ट ऑफ एनिमल क्या लेंगे, क्योंकि वो तो आपने गाय पाली थी और वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जब उसके मतलब जब वो पैदा हो रहा था, जो खर्चा किया होगा आपने दवाई वगैरह का, वो आप कॉस्ट ऑफ एनिमल में लोगे, ठीक है। नहीं बेटा, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाते प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट, एट्थ में लिखो बैड डेट। बैड डेट सेक्शन 36 1 7 136(7) चार्ट बनाएंगे इसमें अपन, ठीक है। देखो, एक तुम लोगों ने अकाउंट्स में बनाया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक होते हैं तुम लोगों के एक्चुअल बैड डेट्स, राइट। तो जो आपके एक्चुअल बैड डेट्स हैं, ठीक है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो रिलेटेड होंगे आपके टू सेल्स, आपने क्रेडिट पर गुड्स बेचे, उससे डेटर क्रिएट हुआ है ना, और फिर वो डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो जो बैड डेट क्रिएट हुए वो किससे रिलेट करते हैं, आपके सेल्स से। ये पूरे अलाउड है, ये नुकसान आपको पूरा अलाउड है, आप अपने रेवेन्यू में से क्या कर दोगे, माइनस। पर बेटा जो बैड डेट रिलेटेड टू लोन है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मनी लेंडिंग बिजनेस। ऐसा क्यों?
हाँ तो उनका तो एक्चुअली सेल्स ही हुआ ना। मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए तो एक्चुअल काम ही पैसा देना है, उनका तो मेन काम है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए उनको अलाउड है। और दूसरे साइड लिखना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये अलाउ होना चाहिए क्या, आप सोच के देखो। आप अकाउंट्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से प्रोविजन बनाते हो कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आपने पहले से बुक कर दिया, बेटा वो एक्चुअल लॉस तो नहीं हुआ है अभी, तो ये इनकम टैक्स में अलाउ होना चाहिए क्या, नहीं होगा ये, तो लिख लो नॉट अलाउड। यहां तक क्लियर है। हाँ चलो अब इसमें दो नोट डालो। पहले क्या होता था कि ना असिसी बोलता था कि आपने बैड डेट क्लेम किए, आप प्रूव करो कि ये बैड डेट हो गए, ठीक है। तो अब वो प्रूफ करना ना बहुत बार मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि वो बैड डेट हो गए। अब वो सामने वाले से हमने कोशिश करी पैसे मांगने की, वो नहीं दे रहा है, अब ये चीजें प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बाद में कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर उसने राइट ऑफ किया है अपना बैड डेटर, डेटर को कम किया है, बैड डेट नोट किया है, तो हम उसको बैड डेट मान लेंगे, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट डालो, देर इज नो नीड, नोट नंबर 1 कर देना इसको, ठीक है। देर इज नो नीड टू प्रूव दैट डेट इज बैड, ठीक है, बस एक्चुअल में राइट ऑफ किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, फॉर क्लेमिंग, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करूं क्या, फर्स्ट पॉइंट था देर इज नो नीड टू प्रूव दैट डेट इज बैड। सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर क्लेमिंग बैड डेट, फॉर क्लेमिंग बैड डेट assessee should write off debtors, ठीक है। अब बैड डेट से रिलेटेड ये बात तो समझ में आ गई। अब बेटा एक पॉइंट और आता है कि भाई अगर ये बैड डेट बाद में जाके रिकवर हो गया तो क्या होना चाहिए। अकाउंट्स में क्या करते हो, इनकम ऐड कर देते हो। यहाँ पर भी सेम बोला, यहाँ पर बस ये बोला कि अगर आपने बैड डेट को डिडक्शन लिया था और वही सेम बैड डेट आपको रिकवर हो रहा है, तो फिर वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। अगर आपने डिडक्शन ही नहीं लिया मान लो बैड डेट का और वो रिकवर हो गया, तो फिर उसका कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने डिडक्शन ले लिया था, मतलब आपने उसको लॉस की तरह मान लिया था, अब आप उसको रिकवर कर रहे हो, तो वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई ये वाली पॉइंट। लिखो इसमें सेक्शन का नंबर है सेक्शन 41(4), ये बैड डेट से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ लिखवा दे रही हूँ। लिखो रिकवरी ऑफ बैड डेट, रिकवरी ऑफ बैड डेट, इसमें लिखो इफ डिडक्शन ऑफ बैड डेट, if deduction of bad debt is already allowed, if deduction of bad debt is already allowed, then recovery of bad debt, then recovery of bad debt will be taxable, then recovery of bad debt will be taxable in the year in which
recovery of bad debt will be taxable in which, in the year in which it is recovered. It is recovered even if the assessee, even if the assessee is not doing, even if the assessee is not doing the same business. हो सकता है कि assessee business बंद करके बैठ गया और बंद करने के बाद उसको पुराना कोई बैड डेट रिकवर हुआ जिसका उसने क्या लिया था, लॉस का डिडक्शन, तो भी क्या होगा, वो बिजनेस बंद हो चुका है तो भी क्या होगा, वो बैड डेट रिकवरी हमारे हाथ में क्या हो जाएगी, एसएससी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इसमें नोट डालो नीचे ताकि ये अच्छे से याद रहे। रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली इफ, recovery is taxable only if assessee, only if assessee who claimed bad debt, assessee who claimed bad debt and recovered is same, मतलब मैंने बैड डेट क्लेम किया था और मुझे ही रिकवर हुआ है तो फिर मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, मान लो कि assessee ने बैड डेट क्लेम किया था और उसके बच्चों को रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो फिर उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। क्या रिपीट करूं, रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली इफ assessee who claimed bad debts and recovered it is same। चलो, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, उसका एक एग्जांपल देखो। प्रीवियस ईयर 1920 में मान लो, ठीक है, हमने बैड डेट राइट ऑफ किया 5 लाख का रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है, पर इसमें से अलाउड बाय ए हुआ 3,10,000, मतलब इतना ही खर्चा उसने अलाउ किया, बाकी का उसने डिसअलाउ कर दिया कि तुम एक्सेसिव खर्चा क्लेम कर रहे हो, इतना बैड डेट नहीं हुआ है। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। तो डिसअलाउड कितना हो गया बेटा, 190। ठीक है, अब मान लो अपनी रिकवरी हुई इस साल, अपने करंट प्रीवियस ईयर में 23, 24 में 3,50,000 की रिकवरी हुई। ठीक है, तो अब ये रिकवरी कितनी टैक्सेबल होगी, नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर एओ को बोलेंगे, ठीक है, कि ये 3,50,000 में से 1,90,000 वाली जो आपने अलाउ ही नहीं करी थी वो रिकवर हुई है। आपने तो बैड डेट माना ही नहीं था ना, समझ में आया, ये 1,90,000 को तो आपने बैड डेट माना ही नहीं था, तो वो मिले हैं हमको। ठीक है, और बाकी का बैड डेट में से मिले, समझ गए क्या। ठीक है, तो हम कितना टैक्सेबल करेंगे, रिकवरी वाला अमाउंट उसमें से डिसअलाउड वाला अमाउंट पहले माइनस कर देंगे। 3,50,000 में से 1,90,000, क्योंकि लॉजिकल भी है। हम तो बोले थे हमारा 5 लाख बैड डेट है, पर आपने बोला नहीं 1,90,000 बैड डेट नहीं है, तो वो तो वैसे भी मिलने वाला था ही ना आपके हिसाब से, वो मिल गया। तो 3,50,000 में से 1,90,000 तो वो वाला मिला है, बाकी का बैड डेट में से मिला है। समझ गए क्या। ठीक है, तो कितना बैड डेट में से मिला है, 60।
नोट कर लो इसको। डन, ठीक है। अभी कौन से पॉइंट पे है? 9th की हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझना, मैंने इन लोन किस लिए लिया है पहले तो वो देखेंगे। अगर मैंने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा। अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अपन दो कैटेगरीज बनाते हैं, लोन फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जगह ज्यादा रखना क्योंकि उसके नीचे भी दो बाइफर्केशन होंगे ना, क्योंकि बिजनेस का खर्चा बस अलाउ करेंगे ना हम। लोन फॉर पर्सनल पर्पस तो ये तो अलाउड है ही नहीं बेटा, दिस इज नॉट अलाउड। डन, इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो बिजनेस के लिए लिया गया है इसके मैं दो पार्ट्स कर रही हूँ। कहाँ से लिया गया है लोन, आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो? तो बेटा अगर आपने लोन पे लिया है फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, या फिर आपने लोन लिया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से,
या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन या एनबीएफसी से। हाँ, इनसे लिया है तो अलाउड तो है, पर यहाँ पर 43B वाली कंडीशन लग जाती है। 43B वाली कंडीशन क्या है बोलो? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। एक्चुअली में पे हो जाना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग अगर है ड्यू डेट तक भी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है, तो वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वही सेम वाली लाइन याद होनी चाहिए अब तुम लोगों को। एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 43B ना, पूरी लाइन लिख लो। इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। विष्णुकांत, कॉलेज के एग्जाम्स अभी ओवर नहीं हुए क्या? तो रचित कहाँ है? कल ही खत्म हुए। तेरी कितनी क्लासेस छूट गई है? कौन से कॉलेज में हो तुम लोग? और तुम लोग बाकी लोग बीकॉम नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर रहा? बीकॉम ही नहीं कर रहा? पूरा लाइन लिख लो। एज पर सेक्शन 43B, it is allowed only if it is actually paid up to the due date of return filing. अच्छा, इसकी दूसरी कैटेगरी में अपन लिखेंगे लोन फ्रॉम अदर्स। ये चाहे पेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, ये अलाउड है बेटा। ठीक है, ठीक है, डन है ना? बहुत सिंपल सिंपल सा है। पीजीबीपी में एक्चुअली कुछ टफ है ही नहीं। पीजीबीपी बहुत सिंपल है, ऐसे हवा बना के रखा जाता है पीजीबीपी का कि बड़ा है। बड़ा तो होगा ही, क्योंकि बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। अब बिजनेस में कितने सारे खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों के बारे में एक्ट में स्पेसिफाई किया होगा, तो इसीलिए बड़ा होता है वो। बट एक भी पॉइंट इसमें टफ नहीं है। ठीक है, बस तुम लोग को बार बार रीड करना पड़ेगा ताकि तुम लोग भूल ना जाओ। ठीक है, चलो लिखो। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, पहले इसको समझ लो, फिर मैं इसको लिखवा देती हूँ। तुम लोग को पहले तो ये पता है कि जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? पता होना चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग तो बीसी के पढ़कर आए हो। जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो बॉन्ड इशू होते हैं, तो इस पे कमाई कैसे होती है लोगों की? कोई ये बॉन्ड क्यों खरीदेगा अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा? तो कैपिटल अप्रिसिएशन ऐसे होता है कि जैसे मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, तो ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे। मान लो 80 रुपए में इशू किया, ठीक है, तो रिडेम्पशन के टाइम 100 रुपए मिलेगा।
अभी मैंने कितना दिया है, 80 रुपए दिया है, तो 20 रुपए का ओवरऑल ऐसे फायदा होगा मुझे। ठीक है, अब इसको समझो कि इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा। इसका डिडक्शन मिलता है प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ठीक है, और वो कैसे होता है, अब जैसे मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बनाकर देती हूँ। मान लो कि 1 नवंबर 2023 को कंपनी ने क्या किया, जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया। ठीक है, और ये 12 महीने का है, मतलब ये 1 नवंबर 2024 तक जाएगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, ठीक है, यही रेट पर इशू हुआ है, और मान लो 1 लाख बॉन्ड्स इशू हुए। तो टोटल जो डिस्काउंट है कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं है, कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी 80 रुपए ले रही है और 12 महीने बाद 100 रुपए दे रही है, तो 20 रुपए पर बॉन्ड का कंपनी क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट टोटल कितना है, 20 लाख, ये समझ में आया। ठीक है, अब बेटा यहां से लेकर यहां तक कितना समय हुआ, ये जो है ये तो 12 महीने का है ना। अगर ये खर्चा है भी कंपनी का तो ये 1 महीने का खर्चा नहीं है, ये 12 महीनों का खर्चा है। और यहां से यहां तक कितने मंथ्स हुए, 5 मंथ्स। तो मैं पूछूं कि अगर ये 12 महीने का खर्चा है तो 5 महीने का कितना हुआ, 8,33,000। समझ में आए, इतना अलाउ हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला, हमने निकाल लिया मंथली डिस्काउंट 20 लाख डिवाइडेड बाय 12, जितने मंथ का बॉन्ड है, जितने मंथ्स का बॉन्ड है, तो पर मंथ कितना आ गया, 1,66,667। तो डिस्काउंट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24 होगा 1,66,667 into 5 months 8,33,334। ठीक है, समझ गए है ना। तो पहले लिख लो, फिर इस एग्जाम्पल को लिख लेना। लिखो, इट इज अलाउड एज जीरो कूपन डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये हेडिंग डाल दी थी ना। देखो, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, it is allowed as deduction on pro rata basis, on pro rata basis over the life of the bond, over the life of the bonds। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से। एग्जाम्पल नोट कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दूं क्या, लिखो, a company issued 1 lakh, a company issued 1 lakh zero coupon bonds, company issued 1 lakh zero coupon bonds at the rate rupees 80, at the rate rupees 80, ब्रैकेट में लिख लो फेस वैल्यू rupees 100, at the rate rupees 80, ब्रैकेट में लिख लिया फेस वैल्यू rupees 100, on 1 November 2023। ठीक है, bonds are redeemable after 12 months, bonds are redeemable after 12 months। चलो, अब इसका ये नोट कर लो सोल्यूशन।
रिमेनिंग डिस्काउंट जो 7 महीने का है वो अगले साल अलाउ होगा बेटा। Yes. चलो फिर कौन सा पॉइंट था ये? 11 डालो। इलेवेंथ पॉइंट डालो, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो भारत की वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग सेशंस रखो, है ना, उनको ज्ञान दो फैमिली प्लानिंग का, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े ज्यादा। तो कंपनियां जो खर्च कर रही हैं एम्प्लॉयज के को सिखाने के लिए, ठीक है, वो वाला खर्चा अलाउ किया है। समझ में आया? ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें लिखो डिडक्शन अलाउड टू कंपनी, क्योंकि कंपनीज को ही बोला था बेटा ये वाला प्रोग्राम चलाने के लिए। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो पूरा 100% अलाउ किया ही, बट अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कंपनी ने तो उसको भी अलाउ किया है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन अलाउड होता है, और दूसरे साइड लिखना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। चलो सेक्शन 36 का आखिरी पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 12।
लिखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका जिक्र एक बार पहले भी कर चुके हैं अपन, जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता क्या है। STT, या फिर कॉमा लगा के लिखो कमोडिटी। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है ये दोनों? किसी में स्टॉक को अगर वो ट्रांसफर करते हैं, हाँ, बाय और सेल करते हैं स्टॉक को, तो एक टैक्स लगता है STT, ठीक है ना। एक्चुअली वो स्टॉक एक्सचेंज वाला ही लेता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ही ले रहे होते हैं वो टैक्स, ठीक है। ऐसी कमोडिटी मार्केट भी है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट में भी बाइंग और सेलिंग करने में क्या होगा? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT लगेगा। अब मुझे बताओ STT और CTT अलाउ होना चाहिए क्या डिडक्शन, और कब होना चाहिए? क्या क्या अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस का खर्चा, है ना। STT मेरा बिजनेस का खर्चा होगा तो अलाउ होगा। STT मेरा बिजनेस का खर्चा कब होगा? जब मैं शेयर ट्रेडिंग का ही क्या कर रही हूँ? बिजनेस कर रही हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो लिखो इट इज अलाउड एज डिडक्शन, it is allowed as deduction if assessee engaged in shares or commodity trading business, shares or commodity trading business। चलो, यहां तक क्लियर है? पक्का? अब एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको स्टार्ट आज कर लेते हैं, खत्म कल करेंगे, ठीक है। सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD ना थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। ये ना बहुत सारे बिजनेसेस के नाम स्पेसिफाई करता है। गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ बिजनेसेस इंडिया में ज्यादा खुले, ठीक है, और वो वक्त वक्त से चेंज होता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि यार इकोनॉमी में ये वाले बिजनेस की ज्यादा नीड है, तो वो इस सेक्शन में वो वाला बिजनेस भी डाल देगी, ठीक है। तो वो ये बोल रही है कि अगर आप ये वाले बिजनेसेस खोल रहे हो, ठीक है, तो आपको कैपिटल एक्सपेंस का हम क्या दे देंगे? 100% रिडक्शन दे देंगे फर्स्ट ईयर में। समझ में आया? जो आपने खोलने के लिए कैपिटल एक्सपेंस किया है उसका हम क्या दे देंगे? 100% रिडक्शन दे देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट है कि वो कौन कौन से बिजनेस है और कौन सी डेट के बाद अपन उसको कमेंस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालो स्पेसिफाइड बिजनेसेस, स्पेसिफाइड बिजनेसेस। इसमें अपन एक टेबल बनाएंगे, नंबर। पहले एक काम करो, टेबल मत चालू करो, पहले एक लाइन लिखो। लिखो अंडर दिस सेक्शन, under this section deduction at the rate 100%, deduction at the rate 100% allowed for capital expenses, and this section
is optional for assessee. ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, वो अपन नीचे लिखेंगे। पहले अपन एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें अपन स्पेसिफाइड बिजनेसेस के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन चार्ट बना रहे हैं एक। सीरियल नंबर, बिजनेस का नाम, और लास्ट में मैं इसमें यहाँ लिखवा रही हूँ कमेंसमेंट कब हुआ बिजनेस का। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें ना सारे ऐसे ही बिजनेस होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी वाले होते हैं। ठीक है, कंट्री के लिए या ओवरऑल सबके लिए। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। पहले बिजनेस का नाम लिखो, सेटिंग अप, सेटिंग अप एंड, ये वाले ना अच्छे से याद करना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। तुम लोगों को पता है कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन नहीं पता बेटा? वो जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है, एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है। ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटी उसी से रिलेटेड है। मतलब आप उनके स्टोरेज के लिए वो एक ठंडा वाला कमरा। ठीक है, तो आपने अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप की है या ऑपरेट कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो एंड ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, और ये आपने चालू किया है 1/4/2009 में या उसके बाद, तो आपको 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू तो वैसे भी मिलेगा ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी क्या मिलता जाएगा आपको? 100% डिडक्शन। ठीक है, सेकेंड लिखो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस, अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। ये दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी डेट डालो 01/04/2009, है ना? पूरे लिख लो, फिर अपन इसको मार्क कर लेंगे। मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद कर लिया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टील से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे टाइप का मैंने बाइफर्केशन बना लिया था, तो वो याद होगा, है ना? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जहां पर अनाज स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस की कमी की वजह से हमारा बहुत सारा अनाज क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ओपन करें, और उसके लिए आपको क्या दे रही है? 100% डिडक्शन दे रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। चलो, थर्ड लिखो, लेइंग एंड ऑपरेटिंग। ये सारे बिजनेसेस को आपको डालना भी पड़ेगा और ऑपरेट भी करना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन,
क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि पाइपलाइन गवर्नमेंट डाल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाइपलाइन डाल रही है कि अभी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है नेचुरल गैस पेट्रोलियम, वो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वन स्टेट से, और जब पाइपलाइन डल जाएगी तो वो पाइपलाइन के ही थ्रू क्या हो जाएगा, वह एक जगह से दूसरी जगह क्या हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए डेट है बेटा 01/04/2007, और पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए 01/04/2009। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल। तुम लोग को याद होगा 2010 में वो हुए थे, गेम्स हुए थे, वेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ, है ना, इंडिया में हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारे विजिटर्स टूरिस्ट थे, तो वहां पर हम अपन की जरूरत क्या थी कि होटल्स बहुत सारे खुले ताकि टूरिज्म क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए और बढ़े। ठीक है, तब गवर्नमेंट ने 2010 से ये वाला पॉइंट ऐड किया था। ठीक है, तो लिखो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 stars और above। इसकी डेट डालना 01/04/2010। इसके बाद लिखो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल with minimum 100 patient beds। हॉस्पिटल विथ मिनिमम 100 पेशेंट बेड्स। इसकी भी डेट डालो 01/04/2010। ठीक है, डन। चलो 6 पॉइंट लिखो, लिखो डेवलपिंग एंड बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग a housing project under slum development scheme। जितने भी स्लम में रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम चला रही है कि उनसे उनकी जगह ले ली जाएगी और उनको अलग जगह पर एक घर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको बिल्डर्स चाहिए जो घर बनाएंगे, तो आप इस स्कीम के अंडर अगर डेवलप करते हो, बिल्ड करते हो घर, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% रिडक्शन। 01/04/2010। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डेवलपिंग एंड बिल्डिंग
developing and building a housing project under affordable housing scheme. ये भी गवर्नमेंट की चालू की हुई स्कीम है. 01/04/2011 बेटा. ठीक है. 8 पॉइंट, टोटल 14 पॉइंट्स है. ठीक है, पूछना मत मुझसे अभी. लिखो, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया. प्रोडक्शन ऑफ fertilizers in India. 01/04/2011. फर्टिलाइजर्स वाला पॉइंट भी अपन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ही डाल देंगे. ठीक है. ये डेट का रेलेवेंस नहीं है सर. हाँ, इसके पहले चालू हुए होंगे तो नहीं मिलेगा, इसके बाद चालू हुए होंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता जाएगा. अभी तो हम लोग 23 के हिसाब से नहीं नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं था. ठीक है, मतलब वो मिलता जाएगा. ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग. सेटिंग अप and operating inland container depot. inland container depot बेटा, कंटेनर डेपो होते हैं पोर्ट्स के पास. ठीक है, जहां पर लोग अपना पूरा सामान लाके रखते हैं, फिर वो कंटेनर्स, वो पूरे डेपो होता है जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स लोड होते हैं. ठीक है, उस पे सामान लोड होता है, फिर वो कंटेनर शिप के ऊपर लोड होते हैं. ठीक है, इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये सब वर्ड्स कस्टम में पढ़ोगे तुम लोग. हाँ, कंटेनर फ्रेट स्टेशन है ना, स्टेशन है जहां पर कंटेनर्स रोके जाते हैं. ठीक है, या पार्क होते हैं. डिपो में वैसे पार्क होते हैं वो. 01/04/2012. नेक्स्ट लिखो, बी कीपिंग. मधुमक्खियों को पालना, बी कीपिंग. ठीक है, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनी एंड वैक्स. ठीक है, हनी एंड वैक्स दो चीजें बनती हैं उनके छत्तों से. ठीक है, 01/04/2012. तुम लोग को सारी डेट्स नहीं भी याद होंगी तो भी चलेगा, बिजनेस कौन सा है ये जरूर याद रखना. ठीक है, क्योंकि जनरली वो ऐसे डेट्स का खेल नहीं खेलते हैं एग्जाम में, पर बिजनेस कौन सा है ये याद होने चाहिए हमको. ठीक है, ये हो गया. 11 पॉइंट लिखो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग
a warehouse, a warehousing facility for sugar. शुगर के लिए इसीलिए अलग से डाला बेटा क्योंकि शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है. ऊपर जो पॉइंट लिखा था वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए था, बट शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. शुगर केन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. उससे भी शुगर क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है. ठीक है, तो शुगर के लिए फिर एक अलग से पॉइंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, चलो 12th पॉइंट लिखो. लेइंग and operating a slurry pipeline for transportation of iron ore. आयरन ओर के लिए अलग तरीके की पाइपलाइन बनती है थोड़ी. ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर पाइपलाइन डाल रहे हैं तो ऑपरेट भी करना पड़ेगा. ठीक है, 01/04/2014. ठीक है, 13th पॉइंट लिखो. एक मिनट, मॉड्यूल दिखाओ मुझे. है नहीं, एक सेकंड. ठीक है, लिखो. चलो, दिख नहीं रहा है, लिखो. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, setting up and operating a semiconductor wafer fabrication. ठीक है, WAFER fabrication. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब ये क्या होता है ये तुम लोग गूगल से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है ये, है ना. वो इलेक्ट्रिकल और फोटोनिक सर्किट्स, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर में लगाकर कुछ कुछ बना दें. ठीक है, इस टाइप का. अपन को समझ में नहीं आएगा, अपन कॉमर्स वाले बच्चे हैं. ठीक है, इसमें डेट डालो 1/4/2014 और इसका लास्ट पॉइंट लिखो. लास्ट पॉइंट लिखो, डेवलपिंग और मेंटेनिंग. डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग. डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग.
समझ में आया? और कहाँ कहाँ लगा है? या तो आपने डेवलप किया है और संभालने के लिए किसी और को दे दिया, या फिर आप मेंटेन एंड ऑपरेट कर रहे हो, या आप डेवलप भी कर रहे हो, मेंटेन भी कर रहे हो, ऑपरेट भी कर रहे हो। ठीक है, तो और के बाद डेवलपिंग, कॉमा मेंटेनिंग, and operating a new infrastructure facility. इसकी डेट डालो 01/04/2017। ठीक है, बस इसकी लिस्ट रिवाइज करके आना, इसकी कंडीशंस कल बताती हूँ।